प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू। जय सिया राम नंदिता जी। जय सिया राम। कितना गर्व महसूस होता है जब हम कहते हैं जय सिया राम। और ये सारी की सारी जो देन है ना, ये हमारे सामने जब राम मंदिर बना और वो जो इमोशंस निकल करके बाहर आए हैं, ये उसकी वजह से आज हम बहुत घमंड के साथ में कहते हैं। और उमेश जी, मैं आपको एक चीज में शेयर करना चाहूंगी आपसे और हमारे दर्शकों के साथ में, कि अब मैं फोन जब किसी को करती हूँ तो मैं सीधे कहती हूँ राम राम। मैंने हेलो कहना बंद कर दिया है, मैं राम राम कहती हूँ। और ये बहुत गर्व के साथ में कहती हूँ, बहुत घमंड के साथ, बहुत प्राइड के साथ में कहती मैं सबको हूँ। उमेश, यूट्यूब चैनल में जिधर भी जाता हूँ, मैं हमेशा सबको संबोधित करता हूँ जय सिया राम से। बाकी मैं कुछ भी बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। और यही मेरा मानना है कि ये जो जय सिया राम है, माता सीता का भी हमें बोलना जरूरी है, उनको भी याद करना जरूरी है। इसके लिए मैं हमेशा जय सिया राम ही बोलता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जय सिया राम। अब मैं भी बोलना शुरू कर दूं कि जय सिया राम। उमेश जी, नरेंद्र मोदी, क्या वो सिर्फ एक इंसान है, या उनको हम शब्दों के बाहर वो चले गए हैं? शब्दों में क्या हम नरेंद्र मोदी को पिरो सकते हैं? क्या हम उनको बांध सकते हैं? या शब्दों के बाहर निकल करके ही हैज बिकम एन इमोशन? एंड अगर मैं ये बोलूं कि ही हैज बिकम अ नेशनल इमोशन, तो मेरे ख्याल से वो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि अभी जो फोटो मैंने सबसे पहले लगाई है, उस पिक्चर में आप देखिए, वो जो लेडी है, मैंने उसका वीडियो नहीं डाला है क्योंकि कॉपीराइट का बहुत ज्यादा चक्कर आ सकता है उस चीज को लेकर के। लेकिन जो पिक मैंने डाली है, उसमें जिस तरीके से अपनी मांग को दिखा रही है, अपनी मांग का सिंदूर का जेस्चर वो कर रही है, दैट इज सो टचिंग। सिंदूर का मान रखने के लिए नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया, मतलब वो हमारी जनरेशन ने होते हुए देखा है उसको, और पूरी दुनिया का मुंह खुला का खुला रह गया है। बट इसके अलावा नरेंद्र मोदी और भी बहुत सारी चीजें हैं। उमेश जी, आप क्या बोलेंगे? देखिए, देश के अंदर एक जन चेतना जागी हुई है कि सब लोग अपने सिविलाइजेशन से जुड़ना चाहते हैं। आज जो मोदी जी और योगी जी ने किया है, वो एक तरह से जनमानस में लोग हिंदू होने पे गर्व महसूस करते हैं। और इसी के द्वारा, जैसे हम आपने देखा है कि अप्रैल 22 को जो दुखद घटना हुई थी, जिसमें 26 हिंदू सैलानियों को दहशतगर्दों ने मार दिया था, उनका बदला मोदी जी ने एक तरह से पाकिस्तान में जो मिलिट्री कार्रवाई की थी, उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। और जिस हिसाब से आपने देखा है कि पहले दिन 9 टेररिस्ट कैंप्स पे हमला किया था, और जिसके कारण हाफिज सईद के जो परिवार है, मौलाना मसूद अजहर के जो परिवार है, वो मारे गए। एक तरह से यहाँ तक हो गया था कि वो सोचने लग गया था कि मैं क्यों जिंदा रह गया। तो वो सोचिए करेक्ट। कितनी बड़ी बात है। फिर बाद में हमने देखा पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। हम अपने घर में सो रहे थे, हमें किसी को कुछ मालूम भी नहीं था। ठीक है, हम्म। हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन, 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे उन्होंने हमला किया। इतने सारे ड्रोन भेजे, हमारे आकाश तीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने बरोबर सबको न्यूट्रलाइज कर दिया। फिर हमने देखा कि कैसे हमने उनके एयर बेसेस को एक तरह से निशाना बनाया। और यहाँ तक बात आ हम्म। गई थी, कराची पोर्ट भी एक थोड़ा सा भाग डैमेज हो गया था। एक तो एक हम्म। चीज है कि उधर अगर टर्किश शिप नहीं रहती, तो हम हम्म। उन उधर कराची पोर्ट को पूरा तबाह कर सकते थे। क्योंकि अगर टर्किश शिप पे अगर हमला होता और वो डैमेज हो जाता, तो नेटो का सेक्शन 5 क्लॉज, वो आर्टिकल 5 क्लॉज इन्वोक हो जाता। तो ये एक हम्म। प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती। तो मेरा ये हम्म। मानना है कि आगे जाके भारत एक तरह से, आपने फिर देखा कि कैसे उनके एयर बेसेस को उड़ा दिया गया, उनके रनवेज खत्म हो गए। यहाँ तक कि एक परमाणु जो जहाँ पे बम रखे जाते हैं, वहां पे उसका जो गेटवे है उसके ऊपर टारगेट कर दिया, जिसके कारण बताया जाता है कि कहीं ना कहीं अनस्टेबल हो गई थी पाकिस्तान का जो भू विभाग था। 3-4 दिन हम्म। कंटिन्यूअसली आपने देखा है कि 4.2 टू 4.5 पे एक रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक भूकंप है। आ गए। हम्म। पाकिस्तान को प्लीड करना पड़ा, और उनके उधर के डीजीएमओ ने फोन किया, और तब हम्म। हमने वो कार्रवाई रोकी। उसके बावजूद भी उन्होंने रात को वापस हमारे वैष्णो देवी पे हमला किया था, आपको याद रहेगा, उसको बिल्कुल। इंटरसेप्ट किया। फिर बाद में दिल्ली पे हमला, फतेह मिसाइल उन्होंने डाली थी, जो हम्म। हमने सिरसा में इंटरसेप्ट किया।
तो पाकिस्तान तो पूरा रेडी था। अगर हम एक रात और डिले करते, हम शायद इस बार इस्लामाबाद को एक तरह से मिट्टी में मिला देते। ऐसा हो चुका था। पर ठीक है, देखिए हमें युद्ध के बारे में बात करने में अच्छा लगता है, पर बॉर्डर स्टेट्स में जो जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा जो बॉर्डर स्टेट्स है, वहाँ पे जो लोग रह रहे थे, वो एक तरह से डर में रह रहे थे। तो मोदी जी ने एक तरह से कॉन्शियस डिसीजन लिया और उन्होंने एक तरह से युद्ध बंद कर दिया, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, हम अभी 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स फोर्थ पोजीशन पे आके हम एक तरह से वी आर सेलिब्रेटिंग। ये सेलिब्रेशन नहीं होता अगर हम युद्ध कंटिन्यू करते, हमें एक तरह से नुकसान सहना पड़ता। और देखिए रशिया 3 साल तक युद्ध कर सकता था, क्योंकि उसके पास परमाणु बम भी है और उसके पास फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर्स है और वेपन्स है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको, तो वो कर सकता था। हमारे अगर हम रोज अगर ऐसे चलता रहता हमारे और पाकिस्तान के बीच में, तो प्रॉब्लम हमें भी होती, उनको भी होती। देखिए उनको खोने के लिए कुछ नहीं है। ओके, अगर आप समझ लीजिए अमृतसर, जालंधर या कहीं पे जम्मू में कहीं भी बहुत सारी बिल्डिंगों में अगर मिसाइल आके लग जाती, वो तो ठीक है, हमारे सिस्टम से इंटरसेप्ट कर दिया, पर एवरीडे वी कैन नॉट बी श्योर, बाई चांस लग जाती तो क्या होता। तो वो सोचिए, मोदी जी ने दूरदर्शिता दिखाई है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन तो है ही। तो एक तरह से यहाँ पे बहुत लोगों ने बोला था कि मोदी ने जीती हुई बाजी है, खो दी है, पर मोदी जी ने संयम से काम लिया। उनको मालूम था कि कितना करना, कैसे करना, हमारे वेपन सिस्टम को एक तरह से उन्होंने टेस्ट भी कर लिया, बोल भी दिया, ऑल फ्यूचर एक्ट्स ऑफ वॉर विल बी कंसिडर्ड एज टेररिस्ट एक्ट, एज एक्ट ऑफ वॉर। ठीक है, इतना सब उसको क्लियर कट बोल दिया। और उसके बाद आपने देखा कि कैसे हमारे वेपन सिस्टम्स की डिमांड आने लगी। आपने देखिए इसराइल ने भी कल ऑर्डर दिया हमको। ठीक है, ब्रह्मोस की 17 कंट्रीज के साथ इंक्वायरी हो रही है। फिलीपाइंस और अभी मैंने सुना है कि चाइना के बीच में कुछ प्रॉब्लम चालू हो गया, तो 4 दिन पहले अब फिलीपाइंस ने एक बैटरी अपनी ब्रह्मोस की उधर लगा दी है। तो आप ये देखेंगे कि कैसे हमारे वेपन सिस्टम्स का डिमांड बढ़ता जा रहा है। ओके, तो ये 21 में भारत एक जगह एक तरह से इट हैज एमर्ज्ड एज अ ग्लोबल सुपर पावर, मतलब एक उसकी राह पे चल चुका है, जहां पे भारत डिक्टेशन नहीं ले रहा है, वो अपनी बात कह रहा है। और आपको मालूम है जब डोनाल्ड ट्रंप ने इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की, जयशंकर साहब ने बोल दिया यूनाइटेड स्टेट्स वाज इन यूएस, बस इतना 4 शब्दों में बोल के उसको खत्म कर दिया। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप इतने गुस्से हुए कि उन्होंने एप्पल को बोला कि आप भारत में अंदर आईफोन की फैक्ट्री नहीं लगाओगे। ठीक है, ये इतना तक बोल दिया। तो यहाँ पे भारत अपने आप को असर्ट कर रहा है। ठीक है, और आपको मालूम है पाकिस्तान में शहबाज शरीफ बोल रहा था कि लॉर्ड ट्रंप को एक तरह से हमें पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज दे देना चाहिए। मतलब उसके उसके चरणों में गिर चुका था। देखिए बोलना तो नहीं चाहिए ये आपके चैनल में, पर ये मैं बोलना चाहूंगा कि पाकिस्तान वो वेश्या है जो किसी के साथ भी जाके रह सकती है अगर उसको पैसा दिखा दिया जाए। तो वो जो लाहौर का वॉर है, शहबाज शरीफ, वो एक तरह से बिक चुका है। ओके, और आज उसको खरीद लिया अमेरिका ने। अब अमेरिका को मालूम है जितने दिन की इनकी यूटिलिटी वैल्यू है उसको यूज करेगा। तो ये चीज आप समझ जाएंगे। देखिए पाकिस्तानियों पे भरोसा नहीं कर सकते, चाहे कोई भी हो। अमन की आशा वाले जो जितने भी लोग हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं। और हमने देखा कि कैसे एक राजदीप सरदेसाई था, जो राजदीप सरदेसाई है जिसको इंडिया टुडे से बोला जाता है कि उसको निकाल दिया गया। तो आप ये देखिए देयर इज एन इनटॉलरेंस इन इंडिया टुवर्ड्स ये जो भाईचारा है पाकिस्तान से, क्योंकि देश के अंदर देयर इज अ सर्ज इन नेशनलिज्म। देश के अंदर एक तरह से लोगों को अपने देश से लगाव होने लग गया। ये सब क्यों हुआ? आज से 10-11 साल, 12 साल पहले मैं सुनता था 100 में से 99 बेईमान, मेरा भारत महान। ये देखिए लोग ऐसे बोलते थे, इस देश का कुछ भी नहीं हो सकता, ये देश गया गड्ढे में। ये सब बात हमके अंदर हमने देखी है, हमने सुनी भी है। हम फ्रेजाइल फाइल में पहुंच चुके थे। यहाँ पे हम मोदी जी ने एक जन चेतना जगाई है हमारे सनातन सिविलाइजेशन के ऊपर। अयोध्या का हम राम मंदिर हम देख रहे हैं, हमको मिला मोदी जी के कारण। हमने देखा कि दुबई में एक टेम्पल आया था राम मोदी जी के कारण। हमें नया पार्लियामेंट देखा। ठीक है,
हमने कश्मीर में अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 देखा, फिर वक्फ लैंड के ऊपर बात चल रही है, सीएए के ऊपर बात चल रही है, इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा तकलीफ हो रहा है, मानता हूँ, पर जिस हिसाब से जो तकलीफ जो उनके खिलाफ लोग जिस हिसाब से अगेंस्ट स्टैंड हो रहे हैं, उसके अंदर आप ये देख समझ सकते हैं कि कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है, और फिर बाद में ग्लोबल पावर्स जैसे कांग्रेस, चाइना, टर्की, अजरबैजान, पहले तो कनाडा भी था, और उसके बाद यूके, ये सब कंट्री सब मिले हुए हैं। ये भारत की जिन भारत ने जो सेल्फ रिलायंस हासिल की है, उससे एक तरह से डर चुके हैं। फ्रांस से हमने, आपको मालूम है कि हमने कैसे उनसे रफाल का हमने सोर्स कोड मांगा था, ताकि हम उसके अंदर हमारी ब्रह्मोस का इसके अंदर इंटीग्रेशन कर दें। वो पॉसिबल नहीं हो सका क्योंकि उन्होंने सोर्स कोड नहीं दिया। उसको देख के रशिया ने बोल दिया हम सुकोई 57 देने को तैयार है, सोर्स कोड देने को तैयार है, 1/3 ऑफ द कॉस्ट में देने को तैयार है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करने के लिए तैयार है, को प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है, लोकलाइजेशन कंपोनेंट्स लेने के लिए तैयार है, टीओटी देने को तैयार है, आईपीआर राइट्स देने को तैयार है, आप एक्सपोर्ट भी कर लीजिए। तो इतना तक तो रशिया हमसे मांग दिया, उसने S-500 सिस्टम भी ऑफर कर दिया। बट क्या है, एक चीज है कि कंपनीज बहुत ऑफर करती है, काम नहीं करती है। तो प्रॉब्लम रशिया से वो है। रशिया से हमने, आपको ध्यान होगा, S-400 की 5 बैटरी हमने 2018 में उनसे खरीदी थी, उन्होंने 3 ही हमको डिलीवर किए। ओके, 2 अभी तक डिलीवर नहीं किए। क्यों नहीं किया, आप सोचिए। उनको चाइना का दबाव आया, क्योंकि रशिया और चाइना के बीच में $250 बिलियन का ट्रेड होता है, भारत और रशिया के बीच में $70 बिलियन का होता है। इसके लिए अजीत डोभाल साहब अभी गए भी थे, वो बात करने भी गए थे कि हमको 2 बैटरीज हमको इमीडिएट भेजिए, और एडिशनल बैटरीज के लिए भी बोलने गए थे। देखिए, हमने पैसे भी दे दिए थे, ठीक है। जिस सुकोई 57 प्रोग्राम से हम हटे थे, उसको ज्वाइंट डेवलपमेंट में भारत ने $300 मिलियन ऑलरेडी दे चुके हैं। तो ये चीज है। अब आता हूँ इमोशन की बात। जब मैंने पूरा क्लिप देखा, मैंने देखा मोदी जी एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व भी नहीं लग रहा था, एक विचारधारा है। तो मुझे एक लगा कि जिस हिसाब से जन मानस में वो एक चेतना जगी है कि राष्ट्र हित में सोच रखने की, उससे मुझे लगा कि हिंदुत्व तो छोड़िए, अभी देश में मोदीत्व बढ़ रहा है। मोदी जी एक तरह से नेशनल आइकन, एक विचारधारा बन के उभर रहे हैं, और एक तरह से ये जो दकियानूसी जो गांधीयन फिलॉसफी है, इम्पोर्टेंट गांधीयन फिलॉसफी, उसके अगेंस्ट वो एक तरह से एक एंटीडोट होके चालू होगा। क्योंकि इस पॉलिसी के कारण हम एक तरह से, आपने देखा है कि कैसे हमने पाकिस्तान को फाइनेंस किया अपनी तरफ वॉर करने के लिए। तो याद होगा 1947 में M.K. गांधी ने आमरण अनशन किया था इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि वो बोल रहे थे कि 55 करोड़ रुपए हमने जो रोक के रखे आप उनको दीजिए। तब उसके बाद गोडसे ने उनको मारा था। ये बोले ये तो दिन भर ये परेशान करता रहेगा। तो मैं हिंसा की बात नहीं करता हूँ, पर जो उस युद्ध में जो हमारे सैनिक मारे थे, क्या वो जस्टिफाई था? मैं ये पूछना चाहता हूँ। गांधी को क्या जरूरी था वो बात करने की? हमारे देश के क्या सैनिक इम्पोर्टेंट नहीं है? मोदी जी ने जो देश के सैनिक हैं, जो देश में जो निचले तबके के लोग हैं, मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, उनकी आवाज बन के उभरे, जिन लोगों को कोई पूछता नहीं था। देखिए, जो कांग्रेस के अंदर जब सरकारें चलती थी, वहां पे लुटियंस की बात होती थी। लुटियंस डिसाइड करता था हमारा फ्यूचर, वो हमारा फ्यूचर लिखता था। और हमें उस समय का आपको याद हो, 1991 तक जो ग्रोथ रेट होती थी, इन्होंने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ लिखा था। मोदी जी ने ये सारा चीज बंद कर दिया, और आज हम देख रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी कहाँ है। जो 2014 तक हम सिर्फ $2 ट्रिलियन इकोनॉमी, आज 4.2 ट्रिलियन हम पहुंचे नेक्स्ट 11 ईयर्स में। तो सोचिए, पहले 1947 से 2014, आप सोचिए 67 years it took us to reach the $2 trillion mark, and another 11 years to reach an additional $2 trillion mark. अब बताया जाता है कि 2032 तक वो $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। तो अगले 8-6-7 साल में 2.5 गुना ज्यादा यहाँ से ग्रोथ करना चाहते हैं। वो होगा कैसे? अगर हम अननेसेसरी वॉर, इस भिखारी कंगले पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ते रहेंगे, तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ने का। उन्होंने क्या किया? सीधा उन्होंने क्या किया? इंडस वाटर ट्रीटी को
एक तरह से अबेयंस में डाल दिया। जब उनको पानी की जरूरत है हम नहीं छोड़ेंगे, जब उनको नहीं जरूरत है हम छोड़ते हैं। इससे क्या होता है, उनकी फसल खराब होती है, पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं होता है, ठीक है, जीना हराम हो गया उनका। 25% पाकिस्तान की इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन इंडस वाटर, 34% जो लेबर है डिपेंड्स ऑन इंडस वाटर, 90% इरिगेशन डिपेंड्स ऑन इंडस वाटर, 70% of drinking water depends on Indus water. 33% of power generation depends on Indus water. और एक चीज बताता हूँ, पाकिस्तान के अगर आप परमाणु संयंत्र देखेंगे सब पंजाब में है। आपको मालूम है पंजाब और पानी क्यों जरूरत पड़ता है? न्यूक्लियर जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर कूलेंट के जैसे एक्ट होता है, बिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर। ये सब एक तरह से दे नीड इंडस वाटर। ये एक बहुत बड़ा रीजन है, उनको चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो चेर्नोबिल जैसा एक रिएक्शन हो सकता है। पाकिस्तान को वो डर है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसको पाकिस्तान की जनता से कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रू। सबसे बड़ा बात ये है, मीडिया ये बात आप लोगों को नहीं बताएगी। दिस इज द रियल रीजन व्हाई पाकिस्तान इज स्कैर्ड राइट नाउ। सही बात है उमेश जी, ये तो हमने उनके बारे में बात किया जो भारत के बाहर है, चाइना है, पाकिस्तान है, मतलब ये तो एकदम जिसको कहते हैं सर्टिफाइड हमारे अगेंस्ट पे दुश्मन खड़े हुए हैं। उन दुश्मनों को आप क्या बोलेंगे जो एनिमीज विद इन है हमारे देश के अंदर? हम पार्टीज का नाम हम ले सकते हैं, पार्टीज के नाम हम गिनवा सकते हैं, और बहुत कुछ उनके ऊपर थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ क्योंकि हमारा वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे, उनको ही पता होना चाहिए इट इज नॉट ओनली चाइना एंड द पाकिस्तान एंड द टर्की नाउ, देयर आर मेनी 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 एनिमीज विद इन ऑल्सो, जो मोदी को नीचा करने के लिए देश खत्म हो जाए उससे उनको कोई मतलब नहीं है। मैं उनको टर्माइट्स ऑफ इंडिया बोलूंगा, ठीक है, दीमक, भारत के दीमक, ठीक है। सबसे पहले तो आपको याद होगा 2022 का जो यूपी असेंबली इलेक्शन हुआ था, योगी जी को 250 सीट मिली थी। 2017 में 325 सीट मिली थी, ठीक है। अब आप सोचिए कि लोग भले ही उसको बोलेंगे विक्ट्री, पर मेरे हिसाब से आप सोचिए यू लॉस्ट अराउंड 1/3 ऑफ द सीट, ठीक है। 325 से 250 आ गए, 252, तो 25% एक सिग्निफिकेंट इरोजन होता है। आप उस डेटा मैट्रिक्स से देखिए, 2017 में लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी, 325 आउट ऑफ 402, नाउ इट इज 252 आउट ऑफ 402। ये क्यों कम हुआ? उस समय मैंने देखा था यति नरसिंगन एक तरह से उभर के आए थे, उन्होंने इंफ्लेमेटरी भाषण दिए थे, उसको वायर ने कवर किया, एम्प्लीफाई किया, और इस आदमी ने एक तरह से सैफरॉन रोप डाल के योगी जी को चैलेंज किया। एक तरह से देश के अंदर एक माहौल बनाया गया कि हिंदू टेररिज्म जो 2008 या 9 में मुंबई अटैक्स के बाद आपको याद है कि साध्वी प्रज्ञा को अंदर कर दिया गया, कॉलोनल पुरोहित को अंदर कर दिया गया, उसके ऊपर वैसा ही एक माहौल बनाने की वापस कोशिश की गई। और ये आदमी जो है यति नरसिंगन, इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, हमारे हिंदू सेक्युलर हिंदू ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, ठीक है। और उन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट बोलना चालू कर दिया। देखिए, ऐसा माहौल बनाने लगे कि ये मोदी ने कुछ नहीं किया, मोदी मौलाना हो चुका है। तो बहुत सारे हिंदू सपोर्टर जो मोदी के थे वो एक तरह से इनसे मोदी से गुस्सा हो गए थे। वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को तो वोट नहीं करेंगे, उन्होंने नोटा में शिफ्ट कर दिया। या मैं इस यति नरसिंगन की बात बोलता हूँ, ये आदमी इसके पिताजी का अगर आप देखेंगे तो ये खुद उसके पिताजी कांग्रेस के नेता है। इसका एक तरह से इसकी जो परवरिश हुई है मॉस्को में हुई है, पढ़ा लिखा वहां पे है, इसके अंदर एक कम्युनिस्ट माइंडसेट है। ये था समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में, फिर इसके बाद ये यति नरसिंगन बना, और एक तरह से इसने हाइपर हिंदुत्व बन के हिंदू इकोसिस्टम को, सनातन इकोसिस्टम को इसने नुकसान पहुंचाया। और आपको मालूम है वापस 2 साल में यूपी के अंदर इलेक्शन होने वाली, और इस बार एक तरह से बहुत बड़ा विशेष प्रोपेगेंडा होने वाला है। और योगी जी के अगेंस्ट जो काम मोदी जी के अगेंस्ट हुआ था, सिमिलर चीज योगी जी के अगेंस्ट भी होने वाली। बस एक ही चीज आप लोगों को बोलूंगा कि यूपी में अभी से आप चालू हो जाइए ऐसे हाइपर हिंदूज को
आप एक तरह से एक्सपोज करने का। देखिए देहाती मुसलमान को तो मालूम ही है, वोट करने वाले नहीं है। हमारे बीच में जो ये कालनेमी है ना, इनको आइडेंटिफाई करिए। सबसे बड़ा हिंदुओं को खतरा है ना, ये सेक्युलर हिंदू से है। हाँ। मुसलमान एक बार तो हम अगर उनसे बात करेंगे, कन्विंस करेंगे तो मान भी जाएँगे। ये सेक्युलर हिंदूस हमारे अंदर सबसे बड़े प्रॉब्लम है। आप ये देख लीजिए, मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को जानता हूँ, जो पहले हिंदूस की बात करेंगे, फिर मोदी जी के अगेंस्ट बोलेंगे मोदी हटाओ, योगी लाओ। फिर बोलेंगे यूपी और गुजरात का इश्यू उठाएँगे। ये सब काम करते रहे। सीधा जाते हैं कि 2027 में योगी जी हार गए, 2029 में मोदी जी हार गए। ठीक है? और इनका एक ही एजेंडा है कि भारत के अंदर राहुल गांधी आ जाए और फिर बाद में भारत के रिसोर्सेज ये चाइना को दे दें। सिंपल सा गेम प्लान। और एमओयू ये लोग और एक चीज़ है, हिंदू और मुस्लिम के बीच में दंगा भड़का के यहाँ पे भारत में जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है चाइना से, उसको भी रोकना चाहते हैं। आपको मालूम है वेदांता का जो प्लांट था ट्यूटिकोरिन में, जो कॉपर प्लांट था, उसको किसने रुकवाया? चाइना ने रुकवाया। कैसे रुकवाया? उसकी फंडिंग कैसे हुई? आपको मालूम होगा एक मूवी आई थी दंगल आमिर खान की, उसका इंडिया में कलेक्शन कितना हुआ आप बोलिए? 600 से 650 करोड़। चाइना में कितना कलेक्शन हुआ? 1300 करोड़। 1300, हाँ, चाइना में 1300 1300 करोड़। आप सोचिए यहाँ पे हिंदी पॉपुलेशन है, वी कुड गेट ओनली 650 करोड़। चाइना में इसकी कौन सी इतनी लोग को इतनी पॉपुलैरिटी हो गई कि 1300 करोड़ रुपए वहां पे आ गए। तो ये सब चीजों पे आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ओवरसीज जो पैसा आता था, पहले एनजीओस के थ्रू आता था, फिल्म से आता था, कंपनी से आता था, सब कुछ बंद हो गया। अब कैसे आएगा? यूट्यूबर्स के साथ आएगा। जो ये यूट्यूबर्स हिंदू इकोसिस्टम की बात करते हैं, जो अपने आप को एक तरह से लोगों से पैसे लेते हैं, ठीक है, क्यूआर कोड बता के ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप आज किसी सामाजिक संस्था को पैसा देना है तो उनको सेक्शन 12A, 35B, फॉर्म 10BD भरना पड़ता है, रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ये यूट्यूबर के ऊपर ये क्यों नहीं करते? ये किस बात का पैसा लेते हैं? मेरे को ये समझ में आई। मैं अपना जो भी इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरे घर की लाइट है और मेरा फोन है और कुछ जरूरत ही नहीं है। बाकी सब तो मेरे वर्क प्लेस की चीज है, उसको मैं खुद यूज कर रहा हूँ। इसमें कोई बड़ा खर्चा है नहीं। चलो कुछ सॉफ्टवेयर के खर्चे हो सकते हैं, जैसे स्ट्रीम यार्ड का पेड वर्जन लो, कुछ मान के चलता हूँ। मैक्सिमम 4-5 हजार का खर्चा है। फिर ये लोगों से पैसे पूछते हैं, फिर ये सब चीज करते हैं और फिर आगे जाके मेरा ये मानना है, ये एक तरह से मिसलीडिंग थंबनेल बनाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, इनके सब्सक्राइबर बेस बढ़ते हैं, भ्रामक एक तरह से ये स्पेकुलेशन करते हैं। ये लोग अब्रॉड में बैठे हुए हैं। 21,000 करोड़ की कमाई जो है ये अभी ऑन रिकॉर्ड आई है यूट्यूबर्स की 3 साल की, और 850 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी करने वाला है गूगल। और बता देता हूँ, तो मतलब हमें एक चीज के, ये जो चाइना के और ये पाकिस्तान में बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों को ऊपर तो हमने डिजिटल स्ट्राइक कर दी पाकिस्तान में, और बाकी लोगों का भी ध्यान देखना जरूरी है, जो अपने आप को हिंदू बताते हैं और हिंदू के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहां पे आ रहा है। और यहाँ पे एक और एक चीज है, जो फैक्ट बताते वाले यूट्यूब चैनल है, उनकी व्यूअरशिप सप्रेस किया जा रहा है, और जो सेंसेशनल और जो एक तरह से जो कंटेंट बनाते हैं स्पेकुलेशंस पे, उसको एम्प्लीफाई करता है यूट्यूब का एल्गोरिथम। क्यों? तो ये चीज मैं इसके लिए बताना चाहता हूँ, आज जितना भी हो जाए, इतना पैसा लगाने के बावजूद भी 2024 के अंदर आपने देखा कि मोदी जी आ चुके हैं, अल्पमत की सरकार है, फिर भी काम कर रहे हैं। और एक चीज है कि ओवैसी, शशि थरूर ऑपोजिशन पार्टीज को भी अपने तरफ लेके आ गए। मोहम्मद ये क्या बोल रहे हैं इनका नाम, उमर अब्दुल्ला भी नेशनलिस्ट में आ गए। वो तुलबुल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। कनीमोजी को भी मैंने सुना था। यस, कनीमोई को भी सुना। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अमित शाह जी ने तो कनीमोई को उनके बर्थडे पे विश भी किया। हाँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये दिस इज द थिंग, नेशनल यूनिटी इसी को बोलते हैं कि आपकी विचारधारा सही नहीं है। उमेश जी, बस एक चीज मेरे को लगता है कि ये लोग इतना पढ़ लिख करके बाहर गए हैं, ये बहुत कमेंडेबल है कि देश के फेवर में बात कर रहे हैं। बस आई एम जस्ट ओनली अफ्रेड ऑफ वन थिंग, कि लौट कर आकर ना ये लोग अपने वापस उसी रंग में ना रंग जाए। देखिए, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि देश में स्थिति कैसे बनेगी,
पर ये जरूर देखा है कि वो इमेज देखने के बाद मुझे लग गया है कि मोदी जी एक तरह से एक विचारधारा हो चुके हैं, हाँ, और अगर बिल्कुल। किसी ने उनकी विचारधारा को अपनाया नहीं और अपने हिसाब से चलते रहे, तो उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाए, इतना ही समझ में आ जाता है। मैं ज़्यादा बिल्कुल, बोलना बिल्कुल नहीं सही। चाहूँगा इसके ऊपर, क्योंकि इतना माइंड सबको देना नहीं रहता है, अपनी सब चीज़ें। पर जो हमारे जो पार्टी के ऊपर जो होता है, बीजेपी पार्टी, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, डोभाल जी और जयशंकर जी जो काम करे वो कमेंडेबल होता है। देखिए, एक और एक चीज़ है कि संघ अपना 100 साल मना रहा है। तो मेरा ये मानना है कि आपकी अगर 100 साल की बात होती है, तो देश के अंदर एक हिंदू एकता का वातावरण करिए। आपने करा क्या है, मेरे को ये बताइए? संघ कुछ कर रहा है क्या? क्या उन्होंने कुछ हमारे जो छत्रपति शिवाजी का कुछ किया है या राणा प्रताप के बारे में कुछ बताया है? कुछ लगता ही नहीं है कि इनके 100 साल कुछ हो रहे हैं। सिर्फ एक स्टेटमेंट आ रहा है जिसमें वो बोल रहे हैं कि देखिए वो कोई मज़े वाली बात नहीं है। संघ प्रमुख को एक तरह से ही शुड बी अ वेरी गुड ओरेटर। उनको एक तरह से देखिए स्वयंसेवक अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपको सीरियसली बोलता हूँ। आज अगर मोदी जी और स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता मिल जाएँ, तो बीजेपी को कोई भी नहीं हरा सकता। और आपने देखा है कि 2004 में क्या हुआ था। जब दोनों टॉप लीडरशिप के बीच में असमंजस की स्थिति आ गई थी, तो 10 साल कांग्रेस की स्थिति आ गई। तो क्या 100 साल की इस वर्षगांठ में संघ प्रमुख ऐसा कुछ काम करेंगे जिसमें हिंदू जन चेतना वापस जागे? आप ऐसा कुछ करोगे जिसमें हमें लगे कि हम सभ्यता के और दौरान जाए? आप काम अच्छा कर रहे हो, मना नहीं कर रहा हूँ, बट जहाँ पे काम जो बताना चाहिए, वो बताया नहीं जा रहा है और इर्रेलेवेंट स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिससे बताया जा रहा है, जिसमें एक तरह से धारणा, एक तरह से लोगों के बीच में एक तरह से असमंजस की स्थिति आ चुकी है कि क्या मोदी जी और संघ प्रमुख के बीच में कुछ खटपट चल रही है। तो वो सब रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत है। और आपने देख लिया है कि अगर आपने जब तक अगर कोई भी दोनों साथ में नहीं होता है, तो आपने देख लिया 2024 में क्या हुआ था। फिर भी हम 240 सीट लेके आ चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और आज मोदी जी इज़ फेसिंग ऑल द ऑड्स। उस टाइम पे हम चाहते हैं कि संघ प्रमुख एक तरह से मोदी जी का सपोर्ट में आए, खुल के आए। देश भर में उनको एक तरह से अपनी इतने सारी शाखा से यात्रा निकालनी चाहिए थी। इसका हर्षोल्लास से मनाना आपको एक तरह से मिठाइयाँ बाँटनी थी, वो हम कहीं नहीं देख रहे हैं। आप बोलते हो कल्चरल ऑर्गेनाइज़ेशन है, हम गार्डियंस ऑफ सनातन है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मैंने तो पहले भी बोल दिया था कि मैंने बहुत सारी चीज़ें बोली है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, बट एज़ अ मेंबर ऑफ अ पार्टी ऑफ बीजेपी, मेंबर तो नहीं हूँ, सपोर्टर हूँ, सपोर्टर ऑफ द पार्टी ऑफ बीजेपी और मोदी जी और योगी जी, मुझे लगता है कि इलेक्टोरल विक्ट्री इज़ इम्पोर्टेंट। तो आपको कुछ समझौते करने पड़ते हैं, कुछ आपको कुछ ना कुछ रिस्क लेना पड़ता है। और संघ का जो एक जो है अखंड भारत का वो स्वरूप, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप उन जिहादियों को, जो पाकिस्तान में बैठे जिहादियों, 25 करोड़ जिहादियों को भारत के यूनियन में मिलाना चाहेंगे? 100 करोड़ है, 25 करोड़ मुसलमान ऐसे ही हैं। उधर के 25, बांग्लादेश के 25, फिर 175 करोड़ हो जाएँगे, तो क्या होगा? तो समझने वाली बात है, हमें क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा। हम मोदी जी को क्वेश्चन पूछते ना, वैसे संघ में भी होना चाहिए कि ये विचारधारा जो अखंड भारत की है, वो काम नहीं हो सकती। हमें पीओजे के लेके चुप बैठना ज़रूरी है। फिर बाद में हमें 50 साल का डी-रेडिकलाइज़ेशन प्रोग्राम करना पड़ेगा, अगर हमको बांग्लादेश और पाकिस्तान चाहिए। क्योंकि यहाँ पे रेडिकलाइज़ेशन 75 ईयर्स से हो चुका है। जब तक डी-रेडिकलाइज़ेशन नहीं होता, वो हम नहीं कर सकते। ये हमें आज समझना पड़ेगा और संघ प्रमुखों को भी ये बात समझनी पड़ेगी। मेरा ये मानना है। मोदी बिल्कुल जी एक सही। विचारधारा हो चुके हैं और 2027 में शायद राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। और ये एक तरह से हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ होगा कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं। ये अगले 100 साल तक कोई नहीं कर पाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मोदी जी, अगर आप समझ लीजिए, राष्ट्रपति भवन में चले जाते हैं, तो राष्ट्रपति भवन की गरिमा कितनी बढ़ जाएगी। आज
भले ही रोज रामनाथ कोविंद जी को जाने या द्रौपदी मुर्मू को जाने, पर देखिए मैं उनको मना नहीं करता हूँ, पर मोदी जी का व्यक्तित्व विचारधारा ही अलग है, फोर साइटेडनेस ही अलग है। 2047 का विकसित भारत का उन्होंने एक सपना दिया, एक नींव दी है, एक दृष्टिकोण दिया है। तो ये सब हमें देखना जरूरत है कि अगर वो एक देश के अगर राष्ट्रपति भी बनते हैं तो 2032 तक रहेंगे, और उनके जो फॉरेन रिलेशंस हैं वो बहुत स्ट्रांग है, कोई उनसे लोग डरते हैं। देखिए योगी जी भले ही बन सकते हैं, अमित शाह जी बन सकते हैं, बट जो मोदी जी का व्यक्तित्व है वो मैच नहीं कर पाएंगे, उनको टाइम लगेगा। और इस टाइम पे, क्रिटिकल टाइम पे हम लीडरशिप चेंज की बात नहीं करते, जो लोग में बोलते हैं ना 75 साल का जो होता है, इस टाइम पे इस समय वो सब आप सब विराम लगा दीजिए, कुछ होने वाला नहीं है, मोदी जी रहेंगे। अब वो कैसे रहेंगे, वो कैसे रहेंगे हमें नहीं मालूम, हम सिर्फ स्पेक्युलेशन कर सकते हैं। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 2029 के इलेक्शन वापस उनके टर्म में लड़ा जाए, ये भी हो सकता है। वो राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति पद के लिए वो शायद मना भी कर सकते हैं, वो बोले नहीं मेरे को प्रधानमंत्री रहना, वो भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। मोदी जी ने जो सपना अपनी आंखों से देखा है वही सपना तैर करके हमारी भी आंखों में आ गया, और आज हम बिल्कुल डट करके खड़े कि नहीं, हमको भी अपने भारत को विकसित देखना ही देखना है। पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि जो राष्ट्र सर्वोपरि जो उन्होंने बोला था, उससे पहले किसी ने इतने कन्विक्शन के साथ में ना बोला ना हम तक पहुंचाया। तो हमारे लिए आज जो है, जो ऑपरेशन सिंदूर की भी अगर हम बात करते, तो वहां से बहुत सारे हिंदू जाग गए हैं, हिंदू एक हुए हैं, देश एक हुआ है, और उसकी वजह से ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो सीज फायर नहीं हुआ है, वो आकर के एक जगह पे रुका हुआ है। तो मोदी जी जो है, अगर जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ऑफ द कैमरा में बात कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि राष्ट्रपिता को रिप्लेस करके एक और राष्ट्रपिता जेन्यून सही में हमारे सामने अगर आ जाए, तो फिर हमारे लिए देश से बढ़कर देखिए उमेश जी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है देश से बढ़कर। देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, जो ये गांधीयन फिलोसफी है इसने देश को बर्बाद किया, हमारी ग्रोथ रेट को बर्बाद किया, हमने अपनी बहुत सारी टेरिटरीज इनके कारण खोई है। ऐसी एक जो मानसिकता है, जो गांधीयन बोलते हैं, इसको कूड़ेदान में डालने की जरूरत है। 20वीं शताब्दी में खत्म हो गई, ठीक है। 21वीं शताब्दी में मोदित्व चाहिए अगर आपको विश्व गुरु बनना है। और आपने ये जो अमन की आशा और जो बात कर रहे हैं, इन लोगों को समझ जाना चाहिए कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, देश के अंदर लोग मानने वाले नहीं है। आपने देखा कि विपक्ष के नेता जब दिल्ली यूनिवर्सिटी गए थे वो कैसे भागे थे। हाँ। तो आप समझ जाइए, आपके ऊपर वार्निंग आ चुकी है। हाँ। आप ड्रोन चला के बात करते हो, चाइनीज ड्रोन की बात करते हो, ये पॉसिबल नहीं होगा। सिंपल सी बात है। आप शशि थरूर जैसे अगर नेता है, आप देश की बात करोगे तो लोग यहाँ पे बीजेपी सपोर्टर सपोर्ट कर रहे हैं उनको। आपको मालूम है कि शशि थरूर और मोदी जी के बीच में कटाक्ष भी हुआ है, ऐसा नहीं कि दोस्ती हुई है। इलेक्शन रैली में दोनों ने एक दूसरे के ऊपर व्यंग व्यंग भी चलाए हैं, बट जब देश सामने आता है तो एक हो चुके हैं, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच उमेश जी, बहुत बहुत सारी बातें हम लोगों ने किया, मोदी फाइट से लेकर के, मोदित्व से लेकर के, और क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, उसका स्पेकुलेशन भी हम लोगों ने किया है। और मुझे लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स इस चीज को लेकर के बिल्कुल अग्री करेंगे। जाने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उमेश अग्रवाल जी का अपना एक चैनल है indiachronicle.in, उसको भी शेयर करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, उस पर भी कमेंट करिए, और साथ में मेरे चैनल को भी। थैंक यू सो मच उमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय सिया राम, नंदिता जी। जय सिया राम।